बताओ। उसे खामोश देखकर साइड ने सर्द आवाज में टोका। बता रहा हूँ। उसे देखकर लग रहा था उसकी जिंदगी में अंधेरा जो फैलने वाला था वो सच में हो रहा है। उसकी कपकपाती नसें दूसरी साइड गई। एह। दफातन एक दिल खराश चीख उसके गले से निकली। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खामोशी से उसके जवाब के मुंतज़िर रहे और सामने बैठा साहिब भी उसे देख रहा था, जिसकी खामोशी उसकी वहशत से कई गुना ज़्यादा खौफनाक थी। ये पहला मौका था जहाँ बीस खामोशी से बैठा उसके सामने उसके जवाब का मुंतज़िर रहा था, वरना तो उससे किसी की सुनी ही ना थी ज़िंदगी में। पीछे खड़े मोतिब उसके आदमी हैरान थे, वो तजस्सुस में भी कि देखा जाएगा कि क्या जवाब होगा और उसका क्या रिएक्शन होगा भी इसका। उससे फिर से जायज़ा लेते दूसरी पूरी आंख में देखा। वजूद में जैसे चूंटियां रिंग उठी उससे देखते। उससे नज़र मिलाना एक खौफनाक लम्हा था कि उसके दिल की धड़कन सुस्त पड़कर मरहम हो गई। उसे अपने दिल में दर्द की टीसें उठती महसूस हुई। उससे फ़ौरन से पहले अपनी नसें चुरा ली। जाने कौन सी चमक थी कि दिल से खौफ की ताड़ें उठ रही थीं। उसका बस नहीं था कि वो चीखें मारकर यहाँ से भागता और जाकर बताता उसे कि वो आ गया है, वो सच है, वो बीस्ट है, एक हैवान है जो इंसान का दिल निकाल कर मसल देता है। वो एक वहशी है जिसके नाम से इंसान के वजूद में सरसराहट फैल जाती है। वो एक आग है जो बुराई को सहमा देती है, उसकी जड़ जला देती है। पर वो जानता था, उसे अंदाज़ा हो गया था, अब उससे मौत ही आ सकती है। वो बीस के पास था, उसके घर, उसकी फैमिली को ब्लास्ट करने वाला था। क्या होगा उसका अंजाम? सोचकर आंसू रवानी से बहने शुरू हो गए। वसी पेशानी, भूरी आंख और उसके नीचे से जाता दिल दहला देने वाला कट। ये बीस्ट है। मदम से उजाले में सुर्ख सफ़ेद रंगत पर मौजूद उस सीले निशानों की तरफ उंगली को उठाते इशारा दिया, जो उसके चेहरे की एक साइड एक पुरस्रार वहशतनाक कहानी बयान करते थे। और वो कहानी कल भी थी, आज भी। न बदला था सैर आलम, ना ही उसके चेहरे पर मौजूद पुरस्रार से निशान। गलत। सब खामोशी से देख रहे थे कि क्या ये सच होने वाला है, जो अब के अचानक पुरस्रार घुटन सदा खामोश फिजा में उसकी आवाज़ गूंजी। उसकी बुलंद चीखों के साथ ही फिजा में उठती उसकी उंगली सईद के हाथ के हिलते ही वो दूर जा गिरी। बारेल अपनी कटी उंगली हंजर को देखता चीखने लगा था। जब सही आलम के देखने पर उसका आदमी ब्रीफकेस उठाकर भाग आया। बारेल ने रोते खौफजदा होते उससे ब्लैक ब्रीफकेस को देखा, जिससे उसने एक डब्बी निकाली और उसमें से ब्लैक ग्लव्स पहने हाथों में स्याह चिप निकालकर अचानक ही बारेल के बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए सर दूसरी तरफ झटकते नाखूनों में लगे ब्लेड से थोड़ा सा चाक देकर उस पर चिप फिट कर दी। साथ ही पीछे खड़े आदमी को अंगूठे का इशारा दिया, जिससे सर हिलाते हाथ में मौजूद बेड पे उंगलियां चलाते फौरन से चिप एक्टिव की। बारेल दिल दहला देने वाली चीख निकाल ही थी जब अचानक से उसकी आवाज़ हलक में दब गई। वो गला पकड़कर चीखने की कोशिश में निढाल सा हो गया। उसकी सफ़ेद रंगत में खून टपकने लगा, पर मदम से आग के अलावा हलक से कोई आवाज़ सा निकली। बहुत खूब। सारी कार्रवाई खामोशी से देखते साहिर मुतासिर हुआ उससे। थैंक्स सर। गजल ने भेजी है। वो मोदब होकर कहता पीछे खड़ा हो गया। बारिल को दर्द से तड़पते देखते साहिर ने सर हिलाया। साहिर जानता था कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे निकल चुका है। अभी ही उससे अंडरवर्ल्ड में एक चिप मुतारिफ करवा दी थी, जो इंसान के जिस्म में फिट करके उसे एक्टिव कर दिया जाए तो वो मखसूस जगह पर जाकर अपने अज़ू को नाकारा बना दे सकती है। उस चिप को मुतारिफ करवाते अंडरवर्ल्ड में थरथरी मच गई थी। सब जानते थे कि वो टेक्नोलॉजी का टेक बॉस है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। पर ये नहीं जानते थे वो अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसी चिप डिवाइस मेक करेगा जिससे इंसान नाकारा हो जाए। वो ऐसा हैवान होगा ये किसी को नहीं मालूम था। वो अपने ज़हन हुनर से जंग लड़ता था कि उसका मुकाबला एक खौफनाक ख्वाब था। उससे साबित कर दिया था वो वाकई पीस का राइट हैंड है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। उससे ऐसी अजियत को वजूद दिया था अंडरवर्ल्ड में जो कोई नहीं कर सकता था। पिछले साल ही उसने ऐसी डिवाइस मुतारिफ करवाई थी कि उस डिवाइस को अंडरवर्ल्ड में आम करने के बाद उनके मुखालिफ के कंप्यूटर्स का सारा डेटा की तफसील
उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद होती थी। और साहिर को उम्मीद थी कि इस चावल जितनी साइज़ वाले डिवाइस को किसी ज़रूरी वजूहात के बिना पे मुतारिफ करवा चुका होगा। बोलना है। उससे तड़पते हुए बारील को सीधा किया और पूछा, जिससे रोते हाथ जोड़ते सर हिलाया। साहिर मुतबस्सम हुआ। ये खा लो। उससे अपने ग्लव्स पहने हाथ की हथेली पर वो कटी हुई उंगली रखते सामने की जहां बारेल की आंखें फैली, वहीं पीछे खड़े आदमी ने लब भींच कर चेहरा मोड़ लिया। तुम्हारा जवाब गलत था, इसीलिए ये उठी उंगली झुक गई। अब तुम्हारी सोच गलत है, इसलिए ये उंगली तुम्हारे मुंह में जाएगी। रही बात पीस की, तो मैं चेहरे से नहीं फितरत से हैवान हूं। उससे कहते हंजर को सामने किया, जिसका इशारा समझते एकदम ही खौफजदा होते बारेल ने उसकी हथेली से उंगली झपटकर अपने मुंह में डालकर धड़कते दिल के साथ किच किच की आवाज़ से चबाने लगा कि पीछे खड़े आदमियों का दिल खराब हो गया। उसकी आवाज़ से उन्हें उलझन होने लगी। सही मुतासिर होता उसके मुंह को देखने लगा, जहां वो अपना ही गोश्त चबा चबा कर खा रहा था। इन उंगलियों से तुमने वो निशाना फिट किया था, सही। उसने उसका हाथ पकड़ा कि बारील मचल उठा उसके हाथ की पकड़ में, पर उसकी सर्द नसों की सरसनिश पर उसमें जरा सी हिम्मत नहीं हुई, बल्कि वो जैसे सुन पड़ रहा था। अज़ा जैसे नाकारा हो रहे थे। इन उंगलियों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। उससे कहते उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में भींचते पीछे की तरफ मोड़ कर खनक की आवाज़ के साथ बारील की आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। दिमाग में जोरों की एक सरसराती आवाज़ उठी, कानों से धुआं निकल उठा। उसे कुछ मालूम ही ना हुआ जब सईद ने उसकी उंगलियों को कटर से काट कर अपने बूट के नीचे मसल कर वो कुचलती हुई उंगलियां उठाकर उसके दर्द से खुले मुंह में भर दी। खाओ इसे। सईद वसीली आवाज़ पर रोते हुए बारील ने अपने दांतों का दबाव उन पर देना शुरू कर दिया कि उसे उबकाई सी आ गई। पर सामने बैठे हैवान के हाथ में चमकता खंजर देखते उसकी सांसें रुक रही थीं। इस बात से कौन ना वाकिफ था कि ये हैवान इंसान को दिल निकाल कर मसलता है। वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए रोते दर्द से निढाल होते अपनी ही कुचली उंगलियों के गोश्त अपने वजूद के गोश्त को नोच कर खा रहा था। अच्छा है ना, अमेरिकन डेंजरस शूटर। उसके पूछने पर बारील ने फौरन सर हिलाया, जबकि सुर्ख मादा उसके मुंह से रस रहा था। सब उससे नजरें फेरे खड़े थे, सवाए साहिर के जो उसे काफी गौर से दिख रहा था, जो किसी भूखे कुत्ते की तरह अपना गोश्त नोच कर खा रहा था। तुमसे तफसील में बात होती, पर वक्त की काफ़ी किल्लत है। उससे कहते उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। तब सब अलर्ट खड़े हुए जब साहिर का हंजर बारील की आंखों को निकालकर वहां खड़ा बना गया। वो फड़फड़ा रहा था, मचल रहा था, पर अपना बचाव नहीं कर सका। जबकि वो उसकी आंखें निकालकर उसके सीने में हंजर घोंप कर वहां से चीरता दिल के मुकाम तक आया, तो एक पुरस्कार से मुस्कुराहट के साथ चमक पूरी आंखों में उभरी। उसे अपने हंजर में धक धक सी महसूस हुई, उसके दिल की, जिसके साथ ही एक कशिश, एक ताकत उसके वजूद में पैदा हुई और हाथ पर दबाव देते ही हंजर उसके दिल की साइडों पर घूम कर उस जगह को उखाड़ने लगा था। ये मंजर इस कदर खौफनाक था कि सामने खड़े उसके आदमी एक बार फिर नजरें झुक गईं और वो जुनूनी अंदाज से बारेल के सीने को काटता, वो धक धक करता गोश्त का लुथड़ा निकालने लगा जो जिस्म में दिल का मुकाम रखता था। गोश्त की तह को काटकर वो हड्डियों के पिंजरे को दोनों हाथों से उखाड़कर सामने धक धक करता मादा देखता मुस्कुराया, जबकि जिसने भी अचानक से नजर डाली थी वो से मुंजमद हो गए थे। वो कितना खौफनाक वहशतनाक हो गया था अब। सबकी सांसें उखड़ने लगी थी। वहां रूम बड़ा होने के बावजूद उन्हें तंग पड़ रहा था, जबकि साहिर का मजबूत हाथ का पंजा उस मादे पर गया और खींचकर बाहर निकाला। शुक्र ये मंजर वहां किसी ने नहीं देखा, वरना एक दिलखराश चीख जरूर निकलती। देख लो, तुम्हारी तरफ नज़र उठाने वाले का हाल, मेरी शहजादी। और अगर तुम दूर गई तो दुनिया का क्या हाल होगा, ज़रूर सोचना। मैं अच्छा नहीं हूँ, बुरा हूँ, काफ़ी बुरा और मतलबी। वो उसके धक धक करते दिल को बुरी आंखों से देखता, मुट्ठी में भींचकर बारिल के वजूद को देखने लगा, जबकि उसकी उंगलियों के बीच से सुर्ख माथा टप टप गिरने लगा नीचे, और वो धक धक करता दिल मसल कर सीज गया उसकी मुट्ठी में।
और वो मसला हुआ दिल उससे बरील का मुंह खोलकर उसमें डालकर हंजर से अंदर कर दिया और अब उसके वजूद के टुकड़े करने लगा था। सबसे पहले उसका गला काटना शुरू किया, साथ ही चिप निकाल कर अपने आदमी के हवाले की, जिसे साफ करके उसे ब्रीफकेस में रख दिया। साहिर का हाथ मुसलसल काम करता, उसके हाथ बाजू काटता, उसे एक जगह टुकड़ों में जमा कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ वो बारेल नामी अमेरिकन मशहूर शूटर टुकड़ों में जमा हुआ रखा था। साहिर उसकी शर्ट पर हाथ हंजर से साफ करता उठा। इसे इसकी जगह तोहफे की सूरत भेज दो। मालूम पड़ जाएगा साहिर अभी जिंदा है और शहजादी के पास उसका आलम मौजूद है। वो कहता वहां से निकला। सबने उससे कदम उठाने पर मुअद्दब सर झुकाए और उसके वहां से निकलते ही वो सब बारेल के टुकड़ों को बैग में जमा करने लगे। डायलॉग तो इतने मार रहा था साला, मैं समझा कि कोई बहुत ही ऊपर वाली चीज है। इसने तो बीस की परछाई पर हथियार फेंक दिए। एक आदमी कुछ देर पहले का मंजर याद करता हंसकर बोला, तो बाकी भी तमस्सुस से हंसी है। अच्छा किया बच्चे ने, वरना वो मौत बहुत ही वहशतनाक होती अगर बीस से उलझ जाता। उनमें से एक ने कहा। दूसरे ने सोचकर झुरझुरी ले उठे। था ही कोई डायलॉग बॉक्स। अगर शहजादी पर हमले की बात न होती तो बीस ऐसे इस पर अपना वक्त जाया ना करता। दूसरे की बात पर सब मुतफिक हुए। मैडम के मामले में सर काफी खौफनाक हो जाते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। बॉक्स बंद करते एक ने अपने एहसास सामने रखे तो दूसरे हंस पड़े। तुम खौफनाक की बात करते हो। अगर मैडम को खरोच भी आ जाए किसी की वजह से, तो उस वजूद की नस्ल भी दूसरे जन्म लेने से पहले 2 बार सोचे। ये जानते हो, यहाँ के कोने कोने पर 20 का आदमी मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई मैडम को हर्ट ना कर दे बाहर निकलते। ये इतनी आज़ादी से ज़िंदगी जो जी है, वो सर की इजाज़त और उसकी सिक्योरिटी में। तुम अभी जानते कहाँ हो, वो 20 की ब्लाइंड ब्यूटी है, और जब कदम बाहर रखती है तब बेजान चीज़ें भी उसकी फिक्र में लग जाती हैं कि कहीं उसे कोई हर्ट ना कर दे। 20 के आदमी तो अलर्ट ऐसे होते हैं कि चलती हवा को भी चेक करते हैं कि कहीं उसमें किसी की साजिश तो नहीं। ये तीनों यहाँ मौजूद हैं वो इसलिए कि 20 को तोहफा देना था अपने खुफिया दुश्मन को, जो छुप कर वार करने लगा था, और वो भी इतना कमज़ोर। सबसे बढ़कर तो एक लेडी बॉस जो दुनिया पर हुकूमत रखती है, वो उसकी प्रोटेक्शन करती थी। तो क्या इस ब्यूटी तक कोई पहुंच सकते हैं जिसमें 20 की सांसें कैद हैं? रूम को पहले जैसा साफ कर दे। जो रूम में कालीन फैली थी उसे उतार कर लपेटते हुए वहां से निकले। जहां दुश्मन की सोच खत्म होती है, वहीं से 20 की शुरू होती है। वो कालीन को देखता हुआ मुस्कुराया, जो बारेल के आने से पहले खून खराबे से एहतियात के लिए बिछाया गया था पहले ही। इतना लेट? शाहनवाज उसे दाखिल होते फ्लैट में देखकर उसके पास पहुंचा। वो पहले खुद से उठती एसएसपी के कलोन की खुशबू से उलझी हुई थी। उस पर तवज्जो दिए बगैर अंदर की समेत पड़ी। हाँ, एक धड़की था जिससे बाइक ली। दूसरा वही आम सा अटैक हुआ। 5-6 रुकावट करने आ गए पर फिर खुद ही साले भाग गए। वो कलाई में वक्त देखती लिफ्ट में दाखिल हुई। पीछे ही शाहनवाज सा। कितना वक्त हुआ है उन्हें आए? कोट की किरबान को नाक के करीब करती उसे सूंघा। वही खुशबू थी जिस पे वो लब सख्ती से भींच गई। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट ओपन होते वो बाहर निकली। तकरीबन 3 घंटों से बैठे हैं। पीछे आते वो खोया हुआ मुस्कान सरेला गई। बेवकूफ़। शाहनवाज के डोर ओपन करने पर वो अंदर दाखिल हुई। पीछे वो भी आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनके पड़े हुए हाथ इग्नोर करती वो गन टेबल पर रखकर चेयर पर बैठी कि दोनों हाथ नीचे करके गला खंगालते रह गए। आप चाहें तो सेकंड में माफिया गैंग को खत्म करवा सकती हैं, फिर आप क्यों माफिया गैंग में आना चाहती हैं? हालांकि आपका रुतबा किसी गैंग में आने का नहीं, उन्हें मिटाने का है। जोसेफ ने बहुत गहराई में जाते उसकी सुनहरी आंखों में आंखें डालते पूछा था, और ये सच भी था। सब जानते थे लेडी बॉस कोई गैंग में आने के लिए तो नहीं थी। वो चाहे तो गैंग मिटाकर उन पर अपना राज कर सकती थी। पर यहाँ किस्सा ही उल्टा था। वो मीटिंग अरेंज करवा कर उनसे कह रही थी कि उस माफिया में आना है, और ये उनके लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि ये लेडी बॉस थी। गर्ल्स हरेसमेंट सप्लाई के सख्त खिलाफ थी। अगर उससे मुखालिफ माफिया गैंग का काम देख लिया तो क्या ये उन्हें जिंदा छोड़ेगी? साफ बोल, तेरी को प्रॉब्लम अपन से है या लेडी बॉस से? टेबल पर रखे अपने ब्लैक बूट में मुकीद पाँव हिलाती उंगली में गन घुमाते उससे अप्रोच गाया। 20 ने बलोच को मारा है, फिर खामोशी के बाद वहशत फैलाई है, बीस्ट आ गया है।
क्या ये तुम लोगों का नया टारगेट है माफिया? थूक निकलते पास बैठे नोइम भी चुप नहीं रह सका। हम टारगेट नहीं रखते चूसे। अपन लोग जब किसी को देखता है गलत काम में, तब सोचते हैं ये टारगेट नहीं लेते, बस फातिहा पढ़ लेते हैं, समझा? उससे अपने आदमी को गन से इशारा दिया। एडवांस 1 करोड़ है। उसके इशारे पर बैग खोल कर दिखाया और वहां पैसे देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। हमें कोई वजह बताएं लेडी बॉस, कि आप क्यों माफिया गर्ल बनना चाहती हैं? माफिया डॉन को हमें जवाब देना होगा। वो कभी इजाजत नहीं देगा 20 की गैंग से किसी को माफिया में आने की। और आप तो फिर भी लेडी बॉस हैं। पैसे देखने के बाद भी उससे साफ हरी झंडी दिखाई। उन दोनों को देखते बैग बंद करने का इशारा दिया। उसका आदमी सर हिलाता बैग बंद किए पीछे हटकर बैग थामे खड़ा हो गया और उसका ने गन टेबल पर रखते उंगली से कान पट्टी दबाई। आप नाराज ना हो लेडी बॉस। आपकी एक आवाज़ पर हम इटालिया से भाग पहुंचे हैं यूनान, सिर्फ आपकी पुकार पर। हम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए चंद सवाल करेंगे। उसके बाद अगर आपके सवाल मुतमिन रहे हमारे लिए, तो पक्का हमारी हर डील आपसे होगी। उनकी बात पर जहाँ पीछे खड़े शाहनवाज के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं मुस्कान ने दोनों को देखते जेब से बबल निकालकर रैपर से आज़ाद करवाते मुंह में डाला। वो सीधी हुई और गन को टेबल से उठाया। कोई नहीं समझा कि उसके इरादे ठीक से बैठने के हैं या औकात में रखने के। पहला जवाब, तेरी औकात नहीं अपुन से सवाल करने की। दूसरा जवाब, डील तुझसे नहीं तेरे बाप से करेगी अपुन। तीसरा जवाब, अब माफिया में मुझे तेरा बाप खुद बुलाएगा। चौथा जवाब, चल शाहनवाज फातिहा पढ़ बच्चों पर। उसके चौथे जवाब को सुनते खामोश खड़ा, उसकी एक एक अदा को गहराई से देखता। शाहनवाज हड़बड़ा कर बैग नीचे रखता, फातिहा के लिए हाथ उठा लिए और अभी जोसेफ या नोइम उसको समझते, उससे गन का रुख उनकी तरफ किया। चलो, ऊपर से बुलावा आया है सवाल जवाब के लिए। दफातन उसके जुमले के इख्तिताम पर ही फिजा में ठाह के साथ फाइल गूंजे। फिर शाहनवाज सक्का पक्का रह गया। ये लेडी बॉस ने क्या किया, वो सोचकर लब भींच गया, जबकि जोसेफ और नोइम दोनों के माथे पर निशाना लिया गया था, जिससे अब खून निकलता उसके कान के ऊपर से रिस से गिरबान में जा रहा था। इसे कहते हैं अपना खून अपने गिरबान। वो हंसी और गन को बेल्ट में लगाया। मुआज़रत, ये टीम के रूल्स के खिलाफ है कि किसी को बुलाकर मारा जाए। हम उनकी जगह पर जाकर मारते हैं, बुलाकर नहीं लेडी बॉस। साकिब से देखते शाहनवाज से मुदाखलत की। पहली बात, अपन रूल्स फॉलो नहीं करती, रूल्स अपन को फॉलो करता है। दूसरी बात, तुझे मेरे माथे पर वेली बॉस सिक्का नजर आ रहा है, जो मैं सारे काम छोड़कर इनके पास जाती। वो दरवाज़ा खोलती उसे देखकर बोली। शाहनवाज शर्मिंदा हो गया। आपने सवाल तो पूछे नहीं। वो फिर हिचकिचाया हुआ बोला, इसलिए तू मेरे पहले जवाब पर गौर कर, अपने लिए भी वही जवाब समझ। आखिर लेडी बॉस, आपने उन्हें क्यों मारा? वो रूम से बाहर निकली, पीछे बैग पकड़े शाहनवाज भागता और बुकलाकर सवाल किया। तेरा कसूर नहीं बेटे, तू जिस सोतेले बिच्छू के साथ रहता है, तेरे पास इतना ही दिमाग होना था। वो उसे सर से पांव तक देखती दांत पीस गई। शाहनवाज को गजल याद आया। शाहनवाज पहले गजल का आदमी हुआ करता था, फिर अर्जेंट में उसे यूनान आना पड़ा, वो भी चिप लेकर शायरी के पास। फिर साथ ही लेडी बॉस के ऑर्डर पर वो इटालियन से आए माफिया के आदमियों को लेकर फौरन इस सीक्रेट जगह पर पहुंचे जहां लेडी बॉस का हुक्म था और उन्हें हास करके बुलाया गया था। और वो उनकी एक पुकार पर भागते पहुंचे थे। पर मारा क्यों, ये तो उनके काम आ सकते थे। मैम, गजल सर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनके पास टैलेंट है। वो मुतासिर था, सर झुकाए मोते बोला। मुस्कान के लबों पर फटकी सी मुस्कुराहट अपनी छाप दिखलाने लगी। तू सच में जानना चाहता है? उससे बेसाख्ता मुस्कुराहट आई, पर तभी कोट की जेब में हाथ फंसाए वो आगे बढ़ी। जी। वो मुस्कुरा दिया और उसके पीछे पीछे उसकी हर अदा को देखता हुआ। वो सच में महबूद कर देने वाली थी। ये जगह शहर की रोशनियों से दूर थी। वो उन्होंने हास करके मुंतखब की थी मीटिंग्स के लिए, पर अब तो उससे इटली जाना था, सीधा माफिया गर्ल पढ़ने के लिए, और फिर वापस आना था। उसके लब अब मसलसल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो सांसों के बहुत करीब महसूस हो रहा था। वो जो सांसें ले रही थी, उसमें उसे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। अपनी गालों पर दुखती सांसें याद करते उससे जेब से ग्लव से मुकेर हाथ निकालकर अपने गाल पर फेरा और हल्का सा हंसकर अपने सुनहरी बालों में उंगलियां उलझा दी। तो सुन, जो एक पुकार पर आए वो बेवकूफ,
जो दूसरी पुकार पर आए वो वाजफुल कत्ल, जो तीसरी पुकार पर आए वो ढीठ, और जो बगैर पुकार के आए वो महाढीठ। और ये सारी खसूसियात रखने वाले के लिए मिस्सी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मौत। उससे हंसकर कहा। शाहनवाज काफ़ी मुतासिर हुआ उससे। उसे हैरत हुई थी कि बिनते ख्वा इतनी मजबूत हो सकती है कि दो खून करके यूं मुस्कुराती बेखौफ सुनसान रास्ते पर उसके साथ चलती एक मिसाल नजर आए। क्या बिनते ख्वा के पास इतनी ताकत है कि वो इतनी मजबूत है कि मर्दों का मुकाबला कर सके? उसका सहर ऐसा था कि पीछे चलता शाहनवाज उसके सुनहरी बालों की चमक देखता साकित हो रहा था। उसका अंदाज से मुखातिब, उसका अंदाज से गुफ्तगू, उसका अंदाज से बयान, उसका अंदाज से वफा, एक लेडी बॉस होना, सब कुछ तो मुनफरिद था। वो सब लड़कियों से मुनफरिद थी। पाक की ब्यूटी जहाँ डरी सहमी हुआ करती है, वहाँ उसका ये रूप देखते हुए हैरान नहीं शौक हुआ था। उसने उसको शौक कर दिया था। उसका दिल किया उसके बालों को छू ले, उन्हें अपनी उंगली के पोरों पर महसूस करे। ये तो होगा। गर्दन को टेढ़ा घुमाकर उससे उसे देखा और अपने हाथ उससे कदमों का फासला दफातन उससे गलाई में पहनी घड़ी सिग्नल देने लगी, जो सिर्फ उसकी नब्ज से महसूस कर सकती थी। उससे कान में ब्लूटूथ सेट किया। हम्म। उसकी मुंह में गुस्सा जब्त कह था, जिस पे दूसरी तरफ मोतिफ हो गया, और पीछे वजूद में 5 कदमों का फासला मिटाते उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर उसके बालों की लम्स को छूकर उस पर अपनी मोहर लगाना चाही। यू आर फिनिश लेडी बॉस। वो अंदर ही अंदर गुनगुनाया। तुम्हारे पास जो आदमी पाक से आने वाला था उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। कोई है यहाँ जो शाहनवाज की जगह काम कर रहा है। यहाँ हमें बैग पहुंचाया है और ख्याल से तुम्हारे साथ ना हो। बी अलर्ट लेडी बॉस। मैं सर की तरफ से इतला दे रहा हूँ। अच्छा हो आप एसएसपी के साथ चली जाएं। यहाँ गेम भी सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ से उसकी टीम का आदमी बोल रहा था, जबकि अलर्ट आवाज से अपने पीछे ससराहट महसूस करती मुस्कान लब भेज गई। शाहनवाज राब्ता खत्म करते वो बड़बड़ाकर एकदम अटैक के लिए पलटी थी कि जहाँ उसका वार हाली गया वहीं साकित सी खड़ी रह गई। दूर दूर तक स्याह तारीख सुनसान रास्ता, आसपास खाली वीरान बिल्डिंग्स। किसी सीरो को ना पाकर वो हकीकतन परेशान हो गई। उसके पास कदमों में बैग पड़ा था, पर वो कहीं दूर तक नहीं था। अलबत्ता उसकी सारी हिस्सें उसे खतरे का साइन दे रही थी। चुप ना, बुज़दिल का काम है। सामने आओ जो कोई भी हो। वो नीचे पड़े शाहनवाज के चेहरे के मास्क विग को ठोकर रसीद करती उड़ रही। उसका ख्याल ही जानलेवा था कि जरा सा उसका सहर चला, मौत इतने पास आ गई। एसएसपी जानलेवा हो। वो मुस्कुराई, तभी उसके चेहरे पर दाएं बाएं से सफ़ेद आंखों को चुभती रोशनी पड़नी। मेस्सी ने एकदम आंखों पर पलकें गिराई। दफातन यूनान की शहर ग्रीस की धारी खामोश फिजा को चीरती हुई ठा की आवाज़ के बाद फिजा में सुकूत छा गया। यहाँ आज की बुकिंग कैंसिल है तो मेहरबानी करें मेरी बात को समझें और कहीं दूसरी जगह जाएं। वो कब से समझा रहा था उन्हें, पर उन्हें समझ आए तब ना, बल्कि उससे जिद कर रही थी कि प्लीज़ आज उन्हें सेलिब्रेट करने दें। आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो यही जगह टपकना चाहते हैं, कहीं और भी तो जा सकती थी। इतनी सिक्योरिटी, इतने आदमी, ज़रूर आप कोई बड़ी शख्सियत होंगे। सर, क्या इतना नहीं कर सकते हमारे लिए? वो तीनों मासूम सूरत बनाकर आंखें झपकाती हुई बोली। आरिफ बेसाख्ता उनकी हरकत पर कहका लगा उठा। बड़ी शख्सियत और वो, अच्छा मजाक था। कब से दूर उसके इंतजार में खड़ी सिम्मी कभी लड़कियों को हंसते तो कभी उनके अंदाज सीखती, और अब आरिफ को कहका लगाते देखकर उससे सब करना मुश्किल हो गया। मुझे इंतजार में खड़ा किए वो छुछोरे लड़कों की तरह कहके लगा रहा है। वो तुनक कर सोचने लगी। अल शुक्रिया। उससे हंस से कहा, और उसका शुक्रिया सुनते ही उसे आग सी लग गई। ये जाली अरबी वो सिर्फ उसके लिए ही बोलता था, पर अब अल शुक्रिया तीनों लड़कियां दोहराती उनकी खिलखिलाहटें गूंज उठी। अगर तुम्हारी जाली अरबी हो गई हो तो मुझे घर छोड़ाओ या मैं जाऊं अकेली। उसी गुस्से हफ्की भरी आवाज पर आरिफ ने चौंक कर पीछे देखा। मुकाबिल ही वो खड़ी गुस्से से भरी उसे ही घूर रही थी। आरिफ का उसके चेहरे पर सबके आसाद सुर्खी देखते दिल बाहर हो गया कि अब तो पूरा यकीन हो गया था कि उसके दिल में भी कुछ कुछ है। क्यों इतनी जल्दी क्या है? इनसे बातें करें, कितनी नाइस लेडीज हैं। उसने शरारत से कहा, एक्सक्यूज मी हैंडसम मैन।
लेडीज हम नहीं, आपके साथ खड़ी हैं, हम तो भी गर्ल्स हैं। उनमें से खड़ी एक लड़की शरारत से कहती खिलखिलाई। जहाँ समिया के अंदर छन से कुछ उठा था, वहीं आरिफ के लबों पर मुस्कुराहट फैली। जी बिल्कुल, मेरी प्यारी बहनों, ये ब्यूटीफुल लेडी मेरी वाइफ है और मैं इनका नन्हा महबूब शोहर। क्यों जाना? चाहत से कहते सिमी के शानों के गिर्द बाजू फैलाकर मुस्कुराते आंखें सुकेड़ी। वो सटपटा गई, उसके नकोश में सुर्खी फैली। वहीं उन लड़कियों के पास अल्फाज कम पड़ गए। वाह सर, माशाल्लाह, बहुत प्यारा कपल है आपका, बहुत प्यारी मिसेस है आपकी। दोनों साथ बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तीनों खुशी से अलग अलग अल्फाज से उनकी तारीफ करने लगी, पर वो खामोशी रही। आरिफ जान गया था कि उसकी बदगुमानी को मज़ीद हवा मिल गई है। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ भी कहे बगैर सिमी ने आरिफ से पूछा। मैम प्लीज़ आप सर से कहें, वो हमें सेलिब्रेट करने दें, हम शोर भी नहीं करेंगे, ना ही आप दोनों के रोमांटिक डिनर को खराब। प्लीज़ प्लीज़। दफातन उन तीनों का रुख सिमी की तरफ हुआ और इल्तिजाएं शुरू कर दी बगैर ब्रेक के। आरिफ तो सटपटा कर रह गया और सिमी सुनकर तासुब से आरिफ को देखने लगी कि अपने लिए वो उनकी खुशी हड़प कर रहा था। आप आ जाएं, यह हमारा थोड़ी है, हम तो बस आपकी तरह ऐसे ही डिनर करने आए हैं। वो कहकर उनकी थैंक्स या आरिफ की शौक नजरें देखे बगैर अंदर की समेत पड़ी। थैंक यू सो मच सर। उन्होंने शरारत से आरिफ को देखकर नारा लगाया और खिलखिलाते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगी। बहुत बहुत प्यारा कपल है आपका, और आपकी क्यूट सी बीवी बहुत खूबसूरत है, बल्कि आप तो नन्हे नहीं लगते, वो लगती हैं। मोहन रुक कर कहका लगाकर कहती अंदर की समेत भागी। बता नहीं सकते थे, वो पीछे आ रही है। सबके चाहते ही उससे ऊंची आवाज़ में गरज कर अपने आदमियों को झिड़का, जो सर झुका के सर झटक कर पीछे आरिफ सिम्मी के रवैये पर गौर करता हुआ अंदर बढ़ा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं समझे, मुझे अपनी बीवी के नाम से मत मुतारिफ करवाया करो, ना ही मेरी जात का मजाक बनाओ। उसकी खुशबू को पास महसूस करके नम सुर्ख आंखों से कहते उससे एक टेबल को मुंतहिब किया और खामोशी से बैठ गई। क्या हुआ आपको सिमी? नाराज हो गई हैं किसी बात पर? वो साथ बैठता परेशान सा बोला। अच्छी भली तो आई थी, साथ अचानक क्या हो गया उसे? अगर बुरा ना मानो तो डिनर करें फिर घर चलें, मुझे नींद आ रही है, मैं इतनी देर जागने की आदी नहीं। वो इंतहाई सख्त लहजे में बोली और अपने हाथों की लकीरें देखने लगी। आरिफ कुछ देर तो उससे देखता रहा। वो बात करती रही उससे सख्त लहजे में, पर इस तरह की सख्ती गुस्सा कभी महसूस नहीं किया था उससे। लब भींच कर वेटर को इशारा देते उससे समिया को देखा। मान मौसम की बरस सी हल्की हल्की बूंदों को देखते फिजा में हल्की सी रोमांटिक धुन छेड़ दी गई। जहाँ आर्य मुस्कुराया था, वहीं सिमी के माथे पर तेवरियां सज गई। भला क्या जरूरत थी इस फजूल म्यूजिक को चलाने की? अलनाराज हैं आप? टेबल पर रखे उसके हाथ को पकड़कर उससे मोहब्बत फिक्रमंदी से पूछा। ये तुम्हारा घर नहीं आरिफ जो यहाँ ये छिछोरी हरकतें कर रहे हो। दूसरी बात, मैं तुम्हारी बीवी नहीं जो तुम मेरा तारुफ ऐसे करवाते हो। अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो छोड़ो अब नादानी और मुझसे राज से अलग। बस करें आप समिया। उसकी मजीद बात सुनने से पहले आरिफ ने काफी गुस्से से सर्द लहजे में टोका। मुझे मालूम है मैंने क्या किया है और क्या करना है मुझे। आप मुझे फ्री की एडवाइस ना दें तो अच्छा है। सिर्फ मेरी मोहब्बत को समझें तो ही काफ़ी है मेरे लिए। गुस्से से बात करते आखिर में उसकी बेयकीनी से पहली आंखें देखकर वापिस से नरम पड़ गया और काफी चाहत से बोला। कुछ देर उसकी शहद रंग से आंखों में देखती सिमी सबसे लब भींचे दूसरी तरफ देखने लगी। वो उन लम्हात को पछा रही थी जब वो उसकी जिद पर उसके साथ बाहर आई। मेरा भाई गायब है, उसका कुछ मालूम नहीं, मैं यहाँ बाहर खाना खा रही हूँ। टेबल पर लगते मुख्तलिफ लजीज लवाजमात को देखकर उसके दिल से होक उठी। ये तो है ही दिमाग से आ रही, मुझे तो कुछ अकल करनी चाहिए थी। उसकी आंखें डबडबा गईं, जिन्हें वो आरिफ से छुपाना चाहती थी, पर क्या वो उससे छुपा सकती थी जिसकी दुआएं मोहब्बतें तो अब उसकी सांसों की भी रखवाली करती हैं। आपके भाई को ज़्यादा खुशी इस पर होगी सिमी जी कि आप जब खुश होंगी और खुशी खुशी उसका इंतज़ार करेंगी, ना कि ऐसे रोध होकर। उसकी तो यही आरज़ू और ख्वाहिशात है कि उसकी सिम्मी और शहजादी खुश हो। तुम नहीं जानते, तुम चुप करो। अगर तुम्हें मेरे भाई की आरज़ू ख्वाहिशात का इतना ही एहतराम होता तो उसके पीठ पीछे तुम उसकी बहन के साथ यूं निकाह करके उसे बाहर जबरदस्ती डिनर नहीं करवा रहे होते। वो दुख से तुनक कर कहती रो पड़ी। आरिफ के तो जैसे किसी ने दिल में चूरा घोंप दिया। वो खामोशी से समिया को देखने लगा
जो सर झुकाए आंसू टिश्यू से साफ कर रही थी। आप खाना खाएं, बाकी बातें बाद में करते हैं। वो दिल में उन लड़कियों को कोसता हुआ बोला, ना मुझे खाना खाना है ना तुमसे मज़ीद बात करनी है। मेहरबानी करके मुझे घर छोड़ो अभी इसी वक्त। वो तलही और दबे लहजे में खोया हुई। देखें, जिसके लिए आए हैं वो पूरा किए बगैर तो नहीं जाएंगे, इसलिए आप मेरे पैसे वेस्ट ना करें, वरना मैं तो पहले ही आपकी नज़र में सांप, सोपेला, बुच्छू, गद्दार हूँ। इज्जत से खा लें, वरना किसी और की परवाह किए बगैर अपने पास बिठाकर खिलाऊंगा। सोच लें। उसे सामने दूसरी टेबल पर बैठी हल्ला गुल्ला करती लड़कियों को देखते उससे कहा। सिमी ने हैरत से उसकी नसों के दागों में देखा, जहाँ उनमें से एक लड़की उन दोनों की तरफ मतवज्जा थी। उन लड़कियों को गुस्से भरी नसों से घूरती सिमी का दिल किया सारी टेबल उठाकर आरिफ के सर पर दे मारे। आलम पूछेगा तुमसे, एक एक हिसाब लेगा। आरिफ को अपने पास चेयर ठीक करते देखकर उससे जसबस होते निवाला बनाया और बुराई गुस्से भरी आवाज में कह दी, निवाला मुंह में रख दिया। आलम क्यों? तुम पूछ लो, हमारा हिसाब अच्छा रहेगा। बल्कि मेरी मैथ काफ़ी ज़बरदस्त है, बराबर के हिसाब रखेंगे। अगर बीच में एक दो क्वेश्चन मार्क बच्चे आ गए तो खैर है, फिर दोबारा से हिसाब शुरू करेंगे। हंसकर सरगोशाना सो मैनी बोला। जहाँ उसकी बेहूदगी समझती सिमी ना चाहते काम कर शर्म से कट गई, वहीं अब वो मुस्कुराता पुरसुकून शो करता खाना खा रहा था। वो बीच बीच भी कुछ निवाले बनाता, उसके मुंह खोलने पर उसे हिला देता और वो गुस्से से मुठियां भींच कर रह जाती। कोई नहीं था आसपास, सिर्फ उन तीन लड़कियों के सिवा। और सिमी को लग रहा था कि अब के उसने उन तीन लड़कियों को बुलाकर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। वो तो कहीं से पास से ही आ रहा था, जबकि सिमी की अवकी कुछ दूर कैबिन में बैठी लड़कियों को भी महसूस हो गई थी। और अब वो सर छोड़कर कुछ सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जो उनका डिनर जैसा सोच कर आए थे वैसा ही हो। म्यूजिक की मध्यम धुन, बाहरी बरस से नवंबर की बूंदाबांदी को ग्लास वॉल से देखते एक इंतहाई खूबसूरत मसूर कुन माहौल में डिनर किया गया। पिज़्ज़ा में रची बसी फूलों की खुशबू सांसों में उतरकर कहीं उसका मूड पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत अच्छा कर गई थी। वो माहौल से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, पर दूसरी तरफ ये उसके काफ़ी ओवर लग रहा था। क्या उसकी ये उम्र थी ऐसे माहौल में डिनर करने या ऐसे लड़के के साथ डिनर करने की जिसकी ख्वाहिशात उन लड़कियों जैसी ही थी जो आजकल अपने शरीक हयात के साथ ज़िंदगी चाहते थे। वो जितना उन सोचों को झटकने की कोशिश करती उतना ही उसे शर्मिंदगी घेर लेती। थैंक्स। वेटर के लिए टिप ट्रे में रखते उसे शुक्रिया अदा किया। सर, वो खाना खाकर फारिग हुए थे कि उन तीनों लड़कियों में से एक चलती उनकी टेबल के पास आई और काफ़ी इल्तिजाई अंदाज से पुकारा। सिम्मी आरिफ दोनों ने बायक वक्त चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी। आरिफ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो वो खुद में हिम्मत पैदा करती यहाँ तक आने के मकसद का आगाज़ करने लगी। सर, हम तीनों बहनें यतीम हैं, यतीम खाने में पली बड़ी हैं। आज ये सेलिब्रेशन इससे है कि हम इस एक बहन ने सीएसएस का इम्तिहान पास किया है और उसकी कामयाबी हम दोनों की कामयाबी है। हमारे पास जो पैसे थे वो पहले बुकिंग करवा ली थी। क्या आपने अचानक रेस्टोरेंट बुक कर लिया? फिर हम यहाँ आए और मालूम हुआ तो काफ़ी सैड हुए। पैसे तो वापस मिल रहे थे, पर कहीं और इस वक्त जा नहीं सकते थे क्योंकि ये जगह करीब थी हमें। हमने आपसे ज़िद कर ली और आप दोनों के डिनर में। वो भी कह रही थी कि हैरत बेयकीनी से सुनते सिमी आरिफ दोनों खड़े हो गए। हम मुआज़रत करते हैं मैम। सर, अगर हमारी वजह से आप दोनों की दिल आज़ारी हुई हो। वो दोनों भी पास आ गईं। अब तीनों यकजुबान होकर बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरी बीवी का वैसे ही मुझ पर गुस्सा चलता है। आप लोगों की मदखलत या ऐसी किसी गलत फहमी को मत रखिए दिमाग में। आरिफ ने बहुत नर्म से उनकी गलतफहमी दूर की और सिमी ने भी मोहब्बत से अपने नर्म लहजे में समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं जो वो समझ रही हैं। दोनों को मुबारकबाद देकर वो उनके साथ बातें करने लगे। मोहन, जो वो सोच कर यहाँ आई थी, उस पर एक दूसरे को इशारा करने लगी, जिसे सिम्मी ने देखकर आरिफ की तरफ देखा और आरिफ ने लाइलमी का मुशायरा करते कंधे उचका दिए। सर, मैम, आप दोनों का बहुत प्यारा और परफेक्ट कपल है। माशाल्लाह, मैम तो काफ़ी प्यारी हैं। आपके बेबीज़ हैं? क्या एनिवर्सरी है आपकी? दफातन उनके यकबायक सवालात पर सिमी भुगला गई। वहीं आरिफ ने महसूस होता कहकर लगाया, अभी तो नहीं, पर इंशाल्लाह जल्दी आप तीनों फुप्पो होंगी।
अभी तो मैं अपनी रूठी बीवी को मनाने आया हूँ। यह एनिवर्सरी तो हम दोनों बाद में मनाएंगे, क्यों बेगम? उसने शरारत से पूछा। वो तीनों लड़कियां मुस्कुरा पड़ी, पर सिम्मी से उसकी बेबाकी पर यह भी ना हो सका। चले अब, जबरदस्ती मुस्कुरा कर उससे कहा और शॉल को दुरुस्त किया। सर, डांस मैम के साथ प्लीज। अचानक उनकी फरमाइश पर सिम्मी को 100 वोल्ट का झटका लगा। वहीं आर्य प्रति से निकालता मुस्कुराया। चलो आ। क्यों नहीं मेरी प्यारी बहनों, बल्कि इस खुशी में ये पार्टी मेरी तरफ से, मेरी बहन को कामयाबी पर, और ये एक डांस बतौर गिफ्ट अपनी भाभी की तरफ से। उससे कहकर शॉक्ड सुन खड़ी सिम्मी के हाथ को थामा। वो याहो भाई का नारा लगाती म्यूजिक सिस्टम ऑन किए तालियां बजाने लगी और उनके चेहरे पर खुशी देखकर आरिफ खुद मुस्कुराया दिल से कि उसकी बीवी का लिया गया फैसला उसकी कामयाबी खुशियों की चाबी है।